हेलो एवरीवन, LNDLP मेजर टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 3 था, 15 फरवरी को हुआ था। हमने फिजिक्स का सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 से 23 तक किया था एंड आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था। और आज हम डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर 45 तक। थोड़ा डिटेल में डिस्कशन है, हर टॉपिक को क्लियर कर रहा हूँ, हर क्वेश्चन का टॉपिक क्लियर कर रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन क्लियर नहीं कराता हूँ मैं। तो सपोर्ट भी आप अच्छा देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 1000 सब्सक्राइबर करा दिए, उसके लिए धन्यवाद। एंड आप लोग शेयर भी बहुत ज़्यादा शेयर कर रहे हैं आप लोग वीडियो, उसके लिए भी धन्यवाद। तो डेफिनेटली धन्यवाद तो बोलना बनता है, थैंक यू बोलना बनता है आप लोगों के लिए। एंड हाँ, आज करते हैं डिस्कशन। और एक बात और, आपने डिस्कशन तो देखा था, लेकिन मैंने क्वेश्चन नंबर 13, मुझे जहाँ तक याद है, चेक करता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन मैंने पार्ट 1 में नहीं दिया था, लेकिन आप लोगों ने किसी ने भी कमेंट नहीं किया। तो भाई मुझे डाउट हो रहा, आप वीडियो चला के सिर्फ रख दे रहे हैं या फिर देख भी रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व भी कर रहे हैं। तो सिर्फ सोल्यूशन मत देखिए, क्वेश्चन सॉल्व भी कीजिए। वैसे टाइम ज़्यादा हो गया, अभी और लोग सोचेंगे, जो नए लोग होंगे ना, वो सोचेंगे कि ऐसे ही बात करते रहेगा फालतू में, सोल्यूशन तो कुछ कराएगा नहीं, वो लोग छोड़ के जा रहे होंगे। तो भाई रुको, चलो सोल्यूशन करते हैं, ध्यान से देखते हैं, स्टार्ट करें। ओके, तो आप लोगों ने तो पूछा नहीं कि क्वेश्चन नंबर 13 मैंने क्यों एक्सप्लेन नहीं किया था पार्ट 1 में, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है तो मैं पार्ट 2 में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इन ए सिंपल माइक्रोस्कोप इमेज इज फॉर्म्ड। सबसे पहली बात, सिंपल माइक्रोस्कोप होता है क्या है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है हमेशा। कॉनकेव का फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव होता है, ठीक। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स कैसे पहचानेंगे, नहीं आता, बता देता हूँ, ये भी बता देता हूँ। ये रहा हमारा कॉन्वेक्स, कॉनकेव ये रहा। आप देखना केब की तरह बना हुआ है, गड्ढे की तरह बना हुआ, केब की तरह बना हुआ, कॉनकेव हो गया, फोकल लेंथ निगेटिव होता है, ये कॉन्वेक्स हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं। इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। इमेज 50 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है फ्रॉम द लेंस। इफ द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड आउट इट्स मैग्नीफाइंग पावर। सबसे पहले इमेज 50 सेंटीमीटर पे बन रहा है, तो हमें नहीं पता है कि 50 सेंटीमीटर ये निगेटिव में है या 50 सेंटीमीटर पॉजिटिव में है, कैसे पता करेंगे। दूसरी चीज़ मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, क्या ये मैग्नीफिकेशन होता है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहली चीज़ यहाँ से आप देखिए, मैग्नीफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू V/U फॉर लेंस इज इक्वल टू माइनस का V/U फॉर मिरर, ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर एंड मैग्नीफिकेशन सेम नहीं होता है। मैग्नीफाइंग पावर होता है एंगल सबटेंडेड बाई इमेज अपॉन एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू D/U, एंड बेसिकली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड लिया जाता है, D बाई मैग्नीट्यूड ऑफ U। किसके लिए होता है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए होता है, या फिर बोले तो सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए होता है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो सबसे पहली बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि मैग्नीफिकेशन एंड मैग्नीफाइंग पावर दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब आते हैं सोल्यूशन पर। सोल्यूशन क्या कहता है कि कॉन्वेक्स लेंस सिंपल माइक्रोस्कोप है, कॉन्वेक्स लेंस सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, इतना तो हमें याद है। दूसरी चीज़, लेंस फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तीसरी चीज़, हमें फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर दिया है और कॉन्वेक्स लेंस बताया गया है, सिंपल माइक्रोस्कोप बताया, यानी कि फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर यानी कि पॉजिटिव का होगा, यानी कि फोकल लेंथ प्लस का 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। बट जो इमेज डिस्टेंस है वो -50 हमें कैसे पता चलेगा, तो आपको ऐसे पता चलेगा कि जब कोई हम माइक्रोस्कोप की बात करते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करते हैं, तो जो हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, ऑब्जेक्ट का मतलब, सिंपल माइक्रोस्कोप का मतलब सबसे पहले मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर कॉन्वेक्स लेंस, जो ऑब्जेक्ट रखते हैं वो बुक का कोई मतलब कि क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट लिखा हुआ किसी बुक का, तो वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब हम सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, देन ये मतलब अंडरस्टूड होता है कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो जो है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा। जो ऑब्जेक्ट होगा वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है। और जब भी हम फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जो है कॉन्वेक्स लेंस के कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो इमेज कहाँ बनता है, इमेज इधर बन सकता है क्या। एक्चुअली इमेज कैसे बनता है, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, इतना बड़ा। एक लाइट तो यहाँ से जाएगी, इसको एक कन्वर्जिंग लेंस है, इसको कन्वर्ज करेगा। दूसरी लाइट यहाँ से जाएगी, दूसरी लाइट यहाँ से जाएगी, और जब ऑप्टिकल सेंटर से कोई लाइट पास होती है तो वो कन्वर्ज नहीं हो पाती, वो सीधा निकल जाती है। तो जो ये दोनों लाइट हैं, ये दोनों इधर मिल नहीं पाती हैं, दोनों इधर ऐसे निकल जाएंगी और इधर पीछे जाके हमें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तब जाके हमें वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनता है। क्या बनता है, वर्चुअल इरेक्ट इमेज। वर्चुअल इरेक्ट इमेज बना है, यानी कि ध्यान से देखें तो लाइट यहाँ से जा रही थी, तो इधर से पॉजिटिव है, हम कोई भी दूरी नापते हैं तो ऑप्टिकल सेंटर से नापेंगे, U निगेटिव में, क्योंकि निगेटिव इस साइड है, U हो गया हमने निगेटिव में, V गए तो निगेटिव में। फोकल लेंथ क्या निगेटिव लेंगे, ये भी डाउट है। एक्चुअली लेंस में दो टाइप के फोकल लेंथ होते हैं, एक प्राइमरी फोकस होता है, एक सेकेंडरी फोकस होता है। तो जो मेन फोकस इसका होता है लेंस का, जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं, ऑब्जेक्ट को जब इन्फिनिटी पे रखते हैं, तब वहाँ से कुछ पैरेलल रेज निकल के आती हैं, और ये पैरेलल रेज जब कॉन्वेक्स लेंस पे पड़ेंगी तो जाके ये कन्वर्ज होंगी, कन्वर्ज होने के बाद किसी एक जगह पे मिलेंगी, यही क्या होता है, इसका मेन फोकस होता है। अब यहाँ से आप नाप लीजिए, जब ऑप्टिकल सेंटर से इस साइड में आएंगे तो देखिए पॉजिटिव है, इस साइड में जब आएंगे तब ये पॉजिटिव है, यानी कि फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगा।
यहाँ तक समझ में आया भाई? एक क्वेश्चन में 5 मिनट लग गए, सॉरी उसके लिए। बाकी यहाँ से पता चल गया फोकल लेंथ पॉजिटिव क्यों होगा, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव 50 क्यों होगा, एंड यू भी नेगेटिव आएगा आप सॉल्व करेंगे तो। सॉल्व कीजिए 1/5 इजिकल टू माइनस का 1/50 माइनस का 1/u, इसको सॉल्व कीजिए माइनस का 50/11 आएगा। अब जैसा कि मैंने बताया मैग्नीफिकेशन नहीं, मैग्नीफिकेशन तो लेंस के लिए v/u होता है, बट मैग्नीफाइंग पावर कैपिटल D/u। कैपिटल डी क्या है? कैपिटल डी क्या है? मिनिमम लेंथ फॉर डिस्टिंक्ट विजन, मतलब कि सबसे कम दूरी कितना रखो कि अच्छे से देख पाओ, तो 25 सेंटीमीटर होता है। तो 25/50/25 अपान 50/11, तो 25 दूना 50, 11/2 5.5 मैग्नीफाइंग पावर आएगा। मैग्नीफिकेशन नहीं, मैग्नीफाइंग पावर। तो इस क्वेश्चन में अगर किसी को डाउट था तो अब बताइए डाउट है कि डाउट खत्म हो गया है? आगे बढ़ते हैं। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। हिंदी में देख लीजिए जो हिंदी मीडियम वाले हैं। 24 की बात करें देन इसमें पूछा है टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस चाहिए बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड, एक्सपेरिमेंटल डाटा ऑब्टेन्ड इज गिवन इन टेबल बिलो। भाई क्वेश्चन में बना नहीं पाया था, क्वेश्चन देख के मेरी हालत हो गई थी खराब, और लेकिन क्वेश्चन इतना आसान है मुझको नहीं पता था। कितना आसान है दिखाता हूँ। ये रहा हाफ डिफ्लेक्शन मेथड का जो मेन फंडा होता है। सबसे पहले एक गैल्वेनोमीटर होता है हमारे पास। क्या होता है गैल्वेनोमीटर? उसमें हम एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। गैल्वेनोमीटर में करंट आई जा रहा होता है, ठीक है। ये पहला केस हो गया। मैं क्या बता रहा हूँ? हाफ डिफ्लेक्शन मेथड का प्रोसेस बता रहा हूँ। केस 1 ये हो गया। अब क्या करेंगे हम इस गैल्वेनोमीटर पे एक संट जोड़ेंगे। अंट संट नहीं जोड़ेंगे, संट जोड़ेंगे। और इसको हम अंट संट नहीं जोड़ते हैं, इसको कैसे जोड़ते हैं? पैरेलल जोड़ते हैं, पैरेलल जोड़ते हैं। इस संट को हम कैसे जोड़ते हैं? पैरेलल जोड़ते हैं गैल्वेनोमीटर से। संट स्मॉल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो जो करंट अभी गैल्वेनोमीटर में आई जा रहा था, अब कितना जाएगा? I2 जाएगा, और ये I1 जो कि आई था, और कुछ करंट इधर जाएगा। हाफ डिफ्लेक्शन मेथड में क्या होता है कि इस संट की वैल्यू इतनी होती है कि ये I2 जो होता है I/2 हो जाता है, ठीक है। बाकी आप यहाँ से डेरिवेशन करेंगे देन आपको जो इसका निचोड़ मिलता है, जो डेरिवेशन करने पे जो फार्मूला आता है, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इन हाफ डिफ्लेक्शन मेथड इज G इज इक्वल टू RS अपान R माइनस S। R क्या है? रेजिस्टेंस है जो हमने R लगाया था, रेजिस्टेंस। S क्या है? संट की वैल्यू है, संट का रेजिस्टेंस अपान R माइनस S। यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। या फिर अगर R की वैल्यू बहुत बहुत ज़्यादा है संट के रेजिस्टेंस से, देन हम संट को निगलेक्ट कर देंगे। देन RS अपान R बचेगा, यहाँ पे RS अपान R बचेगा। R से R कैंसिल, यानी कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस संट के बराबर हो जाएगा। हाँ भाई, ये तो नीट का मतलब कि क्वेश्चन तेजी से सॉल्व करने का तरीका है। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर विल बिकम इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ संट। अब देखते हैं क्वेश्चन को। इतना इजी क्वेश्चन था लेकिन मैं कर नहीं पाया था। To find out the resistance of galvanometer by half deflection method, experimental data obtained is given in table below। तो यहाँ पे संट की वैल्यू क्या है? 80। वैसे संट की वैल्यू से हमें क्या मतलब? हमें तो फार्मूला, अच्छा यहाँ से देख लिया ना, यहाँ पे 2 केस दिया गया है, सिर्फ एक केस नहीं दिया गया, 2 केस दिया गया है। तो केस 1 में गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कुछ आता है, केस 2 में कुछ आता है, 3 लेंगे तो उसमें भी कुछ आएगा, 4 लेंगे तो उसमें कुछ आएगा। तो इन ये जो G1 G2 G3 G4 की वैल्यू होती है लगभग बराबर होती है। उसका एवरेज निकाल के मीन वैल्यू हम एक्यूरेट वैल्यू निकालते हैं। तो रेजिस्टेंस केस 1 में 3330 है, यानी 3300 ओम है। संट 80 है, तो यहाँ पे G1 निकालेंगे तो R यानी कि 330 यानी 3300 इंटू 80 अपान 3300 माइनस 80, यहाँ से G1 आ जाएगा। फिर ऐसे ही G2 निकालेंगे, इस पे वैल्यू 5000 इंटू 80 अपान 5000 माइनस 80। लेकिन 5000 में से 80 हटा रहे हैं, थोड़ा सा अगर हम नेग्लेक्ट करें, क्योंकि ऑप्शन जो है क्लोज नहीं है। ऑप्शन कोई क्लोज नहीं है कि एक 50 है दूसरा 52 है, क्लोज ऑप्शन नहीं है। सो अगर हम S को निगलेक्ट कर देते हैं यहाँ पे, देन RS अपान R हो जाएगा, R से R कैंसिल, यानी कि जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस होगा वो S के लगभग बराबर होगा। यानी कि केस 1 में G1 की जो वैल्यू होगी वो S के बराबर होगी, 80 के बराबर होगी। G2 की जो वैल्यू होगी वो 80 के लगभग बराबर होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। तो भाई टॉपर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यार, एक बार उनको बेसिक सब क्लियर होता है। क्वेश्चन वो इतना बनाए रहते हैं ना कि क्वेश्चन करना कैसे है उनको शॉर्ट ट्रिक पता चल जाती है। तो ये अंतर होता है एक टॉपर और एक एवरेज बच्चे में। और अगर कोई और भी अंतर होता है देन कमेंट बॉक्स में आप बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें। एक स्टील वायर दिया गया है, अच्छा हिंदी वर्जन देखना है आपको, तो ये रहा हिंदी वर्जन, ठीक है। बात करते हैं। स्टील वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया गया है 3 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। मैक्सिमम स्ट्रेन दिया गया है। स्ट्रेन क्या होता है?
डेल्टा एल बाई एल क्या होता है, स्ट्रेन होता है। यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील दिया गया है, मैक्सिमम मास ऑफ द वायर कैन होल्ड पूछा गया है, ठीक है। तो आपको फार्मूला जो पता होना चाहिए, स्ट्रेस इज इक्वल टू गामा इंटू स्ट्रेन। गामा बेसिकली वाई यानी कि ये क्या है, यंग मॉड्यूलस है। स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग मॉड्यूलस इंटू स्ट्रेन होता है। अब स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस बेसिकली प्रेशर होता है काइंड ऑफ, या फिर बोले तो फोर्स अपॉन एरिया होता है। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल बाई एल होता है। यहाँ से एफ को हम क्या लिख सकते हैं, एम जी। हमने कोई बेट टांगा हुआ है तो लटकाया हुआ है बेट, तो एफ इज इक्वल टू एम जी अपन एरिया तो गिवन है, इज इक्वल टू वाई। एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ से नीचे से ऊपर चला जाएगा, वाई ए डेल्टा एल बाई एल। देन एम इंटू जी क्या है 10, वाई की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 3, एरिया दिया गया है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर 11। क्या इतना ही है डाटा। मैंने शायद इसको जो स्ट्रेन है वो 10 टू द पावर माइनस 3 है, एंड वाई की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर 11 है। मतलब कि डाटा इधर उधर किया, बाकी वैल्यू मैंने सही पुट की है। सो सॉल्व करेंगे तो मास इक्वल टू 60 kg आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। फिर क्वेश्चन नंबर 26, हिंदी वर्जन किसी को देखना है तो देख लीजिए, ये रहा। अब आगे बात करते हैं। पूछा है वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव्स वी, वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1 होता है, ठीक है। यहाँ से वेलोसिटी डायमेंशन LT-1 होता है। बोल रहा डिपेंड करता है ये डेंसिटी, ये जो है किस पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ पे, डेंसिटी पे एंड ग्रेविटी पे। तो पावर x, डेंसिटी पावर y, ग्रेविटी की पावर z कर दीजिए। l की पावर वेवलेंथ मीटर में होता है ना, l की पावर l की पावर x, डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम होता है, m अपान l क्यूब होगा, तो m की पावर y अपान l की पावर 3y। जब ये ऊपर आएगा तो l की पावर माइनस 3y हो जाएगा। g क्या होता है, LT-2 होता है, तो l की पावर z, t की पावर माइनस 2z। यहाँ पे क्या लिखा गया है, माइनस का 2z, ये रहा, दिख रहा है आपको, माइनस का 2z। फिर यहाँ से जब वैल्यू को आप कंपेयर कीजिए, कंपेयर कैसे करेंगे, m की पावर 0 है, यहाँ पे m की पावर y है, यानी कि y बराबर 0 है। l की पावर माइनस x प्लस माइनस x माइनस 3y प्लस z है, l की पावर माइनस 3y था, l की पावर z था, तो l की पावर x था, तो l की पावर x माइनस 3y प्लस z। यहाँ पूरा हो गया, तो x माइनस 3y प्लस z बराबर l की पावर कितनी है 1, तो यहाँ पर x माइनस 3y प्लस z बराबर 1, तो x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस हाफ आ जाएगा। माइनस 2z बराबर माइनस 1, माइनस 2z बराबर माइनस 1, तो z इजिकल टू 1/2। यहाँ से z इजिकल टू 1/2 पुट करेंगे तो x बराबर प्लस हाफ आएगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आई, ध्यान से देखिए, वैल्यू क्या निकल के आई कि हमारे पास x की वैल्यू 1/2, ठीक है, तो x की वैल्यू 1/2 एंड y की वैल्यू 0, यानी कि रो की पावर 0, g की वैल्यू 1/2, g की पावर हाफ। और जब इसको स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो अगर, तो v स्क्वायर हो जाएगा, एंड पावर हाफ है तो पावर 1 हो जाएगा। ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पावर हाफ है तो पावर 1 हो जाएगा, पावर हाफ है तो पावर 1 हो जाएगा, एंड पावर 0 है तो कुछ वैल्यू होगी नहीं, किसी की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। तो v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल g लैम्डा, ऑप्शन नंबर 3 वुड बी द करेक्ट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। सबसे पहले हिंदी वर्जन आप देख सकते हैं। उसके क्वेश्चन पढ़ने से पहले बता देता हूँ, ये क्वेश्चन बेस्ड था मालूस लॉ पर। किस पे, मालूस लॉ पर। इसमें क्या होता है कि जब एक पोलराइड से जो क्या बोलते हैं उसको, लाइट पास होती है तो वो इंटेंसिटी आधी हो जाती है, ठीक है। दूसरी चीज़, जो मालूस लॉ है वो कहता है कि जो आई डैश निकलेगा, जो एनालाइजर या फिर पोलराइजर से जो लाइट निकलती है, जो लाइट रेज निकलती हैं, वो आई डैश जो इनकी इंटेंसिटी होती है इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा होता है। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन पोलराइजर एंड एनालाइजर। पोलराइजर एंड एनालाइजर के बीच में जो एंगल होता है वो एंगल थीटा होता है, एंड आई डैश जो निकलता है आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब दूसरी चीज़, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब कि लैंग्वेज में फंसाया गया था। 2 बीम्स ए एंड बी हैं, 2 बीम हैं ए एंड बी ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट विथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। दोनों जो है ना, दोनों का जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है दोनों का, वो क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, एक दूसरे के 90 डिग्री पर हैं। फ्रॉम द पोजिशन व्हेन द बीम, मतलब अच्छा इसको बता दूं, अगर एक कुछ ऐसे है तो दूसरी लाइट क्या है, दूसरी लाइट कुछ इस तरह से, मतलब इसके एक परपेंडिकुलर में है।
फ्रॉम द पोजीशन व्हेन द बीम ए हैज मैक्सिमम इंटेंसिटी, जब उस पोजीशन से हम देख रहे हैं जहां पर बीम ए क्या है मैक्सिमम इंटेंसिटी पर है। मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होगी, जब आई इक्वल टू आई नॉट कास स्क्वायर थीटा। मैक्सिमम कब आएगा, जब कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कास जीरो को माने होता है जो कि मैक्सिमम होता है। देन एंगल जीरो होगा तब मैक्सिमम होगा, यानी कि जब ए को मैक्सिमम इंटेंसिटी है देन थीटा क्या है, थीटा 0 डिग्री है, ठीक, तभी मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगी। एंड बीम बी है जीरो इंटेंसिटी, जीरो इंटेंसिटी होनी भी चाहिए, क्यों, क्योंकि जब प्लेन ए जो पोलराइज लाइट ए है और जो एनालाइजर है दोनों में 0 डिग्री का एंगल है, और पोलराइज लाइट ए का जो प्लेन है वो बी के परपेंडिकुलर है और ए जो है एनालाइजर के पैरेलल है, तो एनालाइजर भी बी के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि थीटा 90 डिग्री होगा एनालाइजर और बी और प्लेन पोलराइज लाइट बी के बीच में। देन कास आई इक्वल टू आई नॉट कास स्क्वायर थीटा होता है, कास 90 की वैल्यू 0 हो जाती है, इसीलिए क्या बोल रहा है, एंड बीम बी है 0 इंटेंसिटी। समझ में आया यहाँ तक। रोटेशन ऑफ पोलराइड, अब पोलराइड को हम रोटेट करा रहे हैं थ्रू 30 डिग्री मेक्स द टू बीम्स अपीयर इक्वली ब्राइट। 30 डिग्री से जब पोलराइड को हम रोटेट कराएंगे तो ए से तो 30 डिग्री एंगल बनेगा, लेकिन बी जो कि 90 डिग्री एंगल पर था वहां से कितना एंगल बनेगा, वहां से 60 डिग्री का एंगल बनेगा। समझ में आई ये बात, यही चीज समझने वाली है। अब जब हमने इसको इतना घुमाया तो बोल रहा है कि इंटेंसिटी बराबर हो गई, यानी कि आई ए कास स्क्वायर 30 इज इक्वल टू आई बी कास स्क्वायर 60 हो गया। बी से जो है एंगल 60 डिग्री बन रहा था जब हमने पोलराइड को 30 डिग्री से रोटेट किया, ए से 30 डिग्री बन रहा था, देन आई ए कास स्क्वायर 30 इज इक्वल टू आई बी कास स्क्वायर 60, देन कास 30 का मान √3/2 √3 का स्क्वायर 3/√3/2 एंड 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 3/4। आई ए इज इक्वल टू कास 60 की वैल्यू 1/2 यानी कि आई बी इंटू 1/4, क्योंकि यहाँ पे क्या है स्क्वायर है। 4 से 4 कैंसिल, आई ए अपॉन आई बी इज इक्वल टू 1/3 एंड ऑप्शन नंबर 4 वुड बी द करेक्ट आंसर। यहाँ तक समझ में आया है क्वेश्चन तो बताइए कमेंट बॉक्स में, एंड अगर हाँ नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन मेंशन कीजिए, आप में से ही कोई ना कोई आपको उत्तर दे देगा। क्वेश्चन नंबर 28, अ होल इज देयर इन द बॉटम ऑफ एन ओपन टैंक। एक ओपन टैंक है उसमें नीचे एकदम बॉटम पे हमने छेद कर दिया। टोटल प्रेशर एट बॉटम इज 4 एटीएम, एक एटीएम बराबर 10⁵5 पास्कल होता है, एक पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है। देन वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग फ्रॉम द होल इन मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो कॉन्सेप्ट होता है, ये रहा आपका टैंक, ठीक है, अभी टैंक इधर भी एक होगा, हाँ इधर जो एक टैंक है जो कॉन्सेप्ट है जिसपे ये क्वेश्चन बेस्ड है, वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स पे बेस्ड है। हमने टैंक में कुछ पानी वानी भर दिया है, जब यहाँ से छेद कर देंगे, आप छेद तो जानते हैं, छेद हमने जैसे किया देन पानी निकलने शुरू हो जाता है, छेद से क्या होता है पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो इस होल से जब पानी निकलेगा तो इसकी वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स क्या होगी, क्या वेलोसिटी होगी, उसका फार्मूला होता है इक्वल टू √2gh एंड h क्या है, वो ये ऊपर जितना दूर पानी भरा हुआ है h उसकी हाइट होती है, यहाँ से जो वेलोसिटी निकलती है v इज इक्वल टू √2gh एंड h क्या है ऊपर जितना पानी भरा हुआ है। नीचे H2 है, ठीक है, नीचे H2 है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज कितना जाएगा, ये पानी कितना दूर जाएगा, मतलब कि ये इतनी रेंज क्या होगी, ये रेंज क्या होती है इक्वल टू √4h1h2 होती है। 4h1h2 क्या है, ऊपर ये h1 है नीचे h2 है, यानी कि जो होल हुआ है उसके ऊपर कितना पानी है उसके नीचे कितना पानी है, h1h2 करके √4h1h2 करके इसका आंसर आता है रेंज का। वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स √2gh होती है, h क्या है या फिर h1 बोल सकते हैं, जो h क्या है ऊपर वाली हाइट है, यानी कि जो होल है उसके ऊपर कितना पानी भरा हुआ है। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या किया, एकदम बॉटम पे छेद किया गया है, बॉटम पे एकदम होल किया गया है। नीचे बोल रहा है P1 है, P1 4 एटीएम है इसने दिया है, बाहर जब बर्तन खुला हुआ है तो बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, ऊपर P0 है यानी कि 1 एटीएम है, एंड ये डेंसिटी रो है, वाटर भरा हुआ है। वाटर की डेंसिटी अगर बताऊं तो क्या होती है, वाटर की डेंसिटी 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, क्या होती है 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब या फिर 1 ग्राम पर ml होती है। देन हमने देखा P1 बराबर P0 जो ऊपर प्रेशर है प्लस इस पानी का प्रेशर ρgh होता है, किसी लिक्विड का प्रेशर कितना होता है ρgh होता है। देन P1 में 4 एटीएम दिया गया, P0 1 एटीएम होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है प्लस ρgh, यहाँ से हाइट क्या निकल के आती है 3 एटीएम अपॉन ρg, तो यहाँ से एक एटीएम बराबर 10⁵ पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, देन 3 × 10⁵ अपॉन 10 × g की वैल्यू 10 एंड रो की वैल्यू 1 किलोग्राम पर लीटर। मैंने शायद इसके पहले बोला था कि डेंसिटी 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, लेकिन ये गलत है, क्या होती है 1 किलोग्राम पर लीटर होती है। अब 1 लीटर बराबर 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। ये बात तो आपको पता होनी चाहिए, कैसे पता होनी चाहिए कि ऐसे होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब बराबर 10⁻³ यानी कि 1000 लीटर होता है। देन 1 लीटर बराबर 10⁻³ मीटर क्यूब होता है, तो लीटर को मीटर क्यूब में बदलेंगे। देन जो वैल्यू यहाँ से निकल के आती है 30 मीटर निकल के आती है। हाइट हमें कितना पता चल गया, ये ऊपर वाली हाइट कितनी है 30 मीटर, एकदम बॉटम पे हमने होल किया है। अब हमने बताया वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स √2gh होता है, h ऊपर हाइट कितना पानी भरा गया 30 मीटर, g की वैल्यू 10 एंड 2 तो 2 है, यानी कि 3 × 600 √600 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 2 वुड बी द करेक्ट आंसर।
कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड आप में से ही कई लोग ऐसे हैं बुद्धिजीवी एंड सपोर्टिव लोग जो कि कमेंट में हेल्प करते हैं दूसरे की, उनको मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और आपको भी अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, एंड किसी का डाउट आप बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए, जिससे आपकी भी आपको भी मतलब थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा और दूसरे की सहायता हो जाएगी, और आपको दूसरा बंदा थैंक यू करेगा, मतलब कि दिल से धन्यवाद करेगा कि भाई अपने मदद की। बाकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। चूज द एसेंशियल कंडीशन टू ऑब्टेन अ शार्प नल पॉइंट इन द मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट। मीटर ब्रिज भी एक्सपेरिमेंट में आपको पता है ना, 1 मीटर का मोटा वायर लगाया जाता है, गैल्वेनोमीटर होता है, 2 रेजिस्टेंस R1 R2 होते हैं। इसमें हमें पता करना होता है कि एक रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू पता होती है, दूसरे की R1 की R2 की वैल्यू हमें पता करनी होती है। द ब्रिज वायर शुड हैव यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। तो ये पूछ रहा है कि अगर शार्प हमें नल पॉइंट एकदम शार्प चाहिए, मतलब कि एकदम शार्प नल पॉइंट चाहिए कि गैल्वेनोमीटर सुई आके एकदम कहाँ पे रुक रही है, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो पता करने में, देन कैसे करेंगे हम, क्या होना चाहिए, मतलब कंडीशन क्या होनी चाहिए। उसके लिए क्या होता है, ब्रिज वायर शुड हैव यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। सही बात है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का वायर होना चाहिए। जो 1 मीटर का वायर लगाएंगे समान मोटाई का होना चाहिए, ऐसा नहीं कहीं मोटा कहीं पतला, समान मोटाई का होना चाहिए। इंश्योर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज कांस्टेंट। इससे क्या पता चलता है कि रेजिस्टेंस ग्रेडियंट या फिर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट रहता है। दूसरी चीज, द रेजिस्टेंस इन टू गैप्स शुड बी ऑफ नियरली सेम मैग्नीट्यूड। बिल्कुल ऐसा भी होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये इंश्योर करता है दैट नल पॉइंट वुड बी नियर द सेंटर ऑफ द ब्रिज वायर। जब दोनों R1 R2 लगभग सेम वैल्यू के रहते हैं, R1 R2 लगभग सेम रेजिस्टेंस के रहते हैं, तो नल पॉइंट होता है, जो नल पॉइंट होता है वो एकदम मीटर ब्रिज के लगभग बीच में आता है। ऐसा नहीं कि इधर जाके मीटर ब्रिज की सुई यहाँ रुक रही है या फिर इधर कहीं रुक रही है, मीटर ब्रिज की सुई एकदम बीच में रुकती है, तो हमें जो है एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़ जाती है, एरर के चांसेस कम होते हैं। तो बी भी सही है, ए सही है, एंड हमारे पास क्या है, बी भी सही है। सी कह रहा है द गैल्वेनोमीटर हैव हाई रेजिस्टेंस। तो ये बात गलत है, गैल्वेनोमीटर के पास अगर हाई रेजिस्टेंस हो जाता है तो उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है। हाई रेजिस्टेंस हो जाएगा तो उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है। कम रेजिस्टेंस रहता है तो ये जो थोड़ा भी वैरी करेगा तो ये ज़्यादा दूर, मतलब थोड़ा भी डिफरेंस आएगा तो ये सुई ज़्यादा दूरी जाती है, सेंसिटिविटी बढ़ती है। लेकिन जब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो ये सुई जो है कम दूरी ही ट्रैवल करती है, तो इसके वजह से सेंसिटिविटी कम हो जाती है। चौथी चीज कह रहा है कि यूजिंग थिकर वायर फॉर ब्रिज वायर, थिकर वायर नहीं यूज किया जाता है क्योंकि ये क्या कर देता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिक्रीज कर देता है, जिससे नल पॉइंट क्या होता है, लेस शार्प हो जाता है। नल पॉइंट उतना शार्प नहीं बनता है जब हम ज़्यादा मोटा वायर यूज करते हैं। सो बी सी एंड डी गलत हैं। फिर ज़्यादा अगर हमको शार्प पॉइंट चाहिए, ज़्यादा इफेक्टिव बनाना है मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट, तो हमें ए एंड बी कंडीशन लगानी होती हैं। आई होप थोड़ा सा ये याद करने वाला है, इसको याद कर लीजिए, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। फॉर अ पार्टिकल पी, हिंदी मीडियम वालों के लिए दिखा देता हूं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 30। फॉर अ पार्टिकल पी द रेडियस ऑफ द सर्किल, द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, इनिशियल पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ द रिवोल्यूशन इंडिकेटेड इन द फिगर। तो भाई ये कुछ फेजर डायग्राम टाइप का क्वेश्चन है। इसको करने के लिए आपको चीज़ें कुछ पता होनी चाहिए कि जो एम्पलीट्यूड होता है इसका रेडियस होता है, जो एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड की वैल्यू उसका रेडियस होती है। रेडियस आपको दिया ना 3 मीटर, तो एम्पलीट्यूड हमें निकल के आ जाता है 3, एम्पलीट्यूड क्या होगा, 3 होगा। दूसरी चीज फाई क्या होता है, फेज एंगल होता है फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस एट टी बराबर 0। फेज एंगल क्या है कि जब टाइम टी इक्वल टू 0 पर मोशन स्टार्ट हुआ, देन टी बराबर 0 पर जहां से मोशन स्टार्ट हुआ वहां का जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल कितना है, तो टी बराबर 0 पे ध्यान से देखें। देन यहां से हमें स्टार्ट हो रहा है, टी बराबर 0 पे यहां से स्टार्टिंग हो रही है, तो टी बराबर 0 पे जब यहां से स्टार्टिंग हो रही है और इनिशियल पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये है, तो यहां से जब हम यहां तक जाएंगे, ये रहा इतना, ये π/2, ये एंगल π/2, यानी टोटल हमें पाई एंगल चलना पड़ेगा। फेज डिफरेंस कितना आ गया, पाई एंगल आ गया, यानी कि 180 डिग्री आ गया। फेज डिफरेंस फाई इक्वल टू पाई आ गया, 180 डिग्री आ गया। दूसरी चीज हमें टाइम पीरियड दिया गया है 30 सेकेंड है। हम जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू 2π/t होता है, 2π/t होता है। देन 2π/t की वैल्यू रख दीजिए, 2π/t इक्वल टू 30 है, 2π/30 इक्वल टू π/15, यानी कि ओमेगा की वैल्यू आ गई π/15 रेडियन पर सेकेंड। अब तीसरी चीज जो मेन चीज होती है, दैट इज जो फॉर्मेट होता है इक्वेशन का, जो जनरल इक्वेशन होती है y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई होता है। फॉर्मेट जो इक्वेशन का होता है y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई होता है, तो इसमें सब सिर्फ वैल्यू पुट करना है। a की वैल्यू हमने निकाला है, क्या है 3 है, a की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए यहाँ पे। फिर ओमेगा की वैल्यू हमने देखा π/15 है, ओमेगा की वैल्यू क्या है π/15 है, तो पुट कर दीजिए। उसके बाद फाई की वैल्यू क्या है, पाई है, फाई की वैल्यू कितनी है, पाई है, तो
इसको पुट कर दिए, y इक्वल टू 3 साइन पाई बाई 15t यानी कि ओमेगा टी प्लस पाई, पाई का मतलब 180 डिग्री। हम जानते हैं साइन 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस का साइन थीटा होता है। ये बात तो पता होनी चाहिए, बेसिक मैथमेटिक्स का बात होता है, क्योंकि 180 डिग्री पे फंक्शन चेंज नहीं होता है एंड 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा एंड वहाँ पे क्या होता है, साइन निगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज तो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव यानी साइन कॉस टेन सब पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे सिर्फ टेन पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में जो है टेन पॉजिटिव होता है, जो कि यहाँ पे साइन है तो ये निगेटिव होगा, यानी कि निगेटिव होगा। 180 डिग्री पे एंगल चेंज नहीं होता है, मतलब फेज चेंज, मतलब कि साइन का कन्वर्जन नहीं होता, साइन कॉस में नहीं बदलता 180 डिग्री पे, बदलता सिर्फ 1927 पर है, या फिर मतलब कि ऑड वाले नंबर पे बदलता है 90 पे, 27 पे, या फिर कहें 9 5 45 450 पे बदल सकता है। फिर साइन थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, बेसिक चीज़ ये है। तो साइन 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, यानी कि थीटा क्या है, ओमेगा टी है, ये तो 180 है ना, तो थीटा पाई बाई 15t, देन वाई इक्वल टू माइनस 3 साइन पाई बाई 15t, ऑप्शन नंबर 2 वुड बी द करेक्ट आंसर। लेकिन नीट में आपको ऐसा नहीं करना होता, आप ध्यान से देखिए ना। अब बताता हूँ, ये बोर्ड लेवल हो गया, बोर्ड पे कैसे सॉल्व करना है। नीट में कैसे सॉल्व करना है, टाइम टी इक्वल टू 0 पे आप देख रहे हैं कि मोशन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज मोशन है। कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज मोशन, यानी कि जैसे ही टाइम बढ़ेगा तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, ठीक है। या फिर उसके पहले इनिशियल देखते हैं, टाइम टी इक्वल टू 0 पर हम देखें y बराबर 0 है, टाइम टी इक्वल टू 0 पर पार्टिकल यहाँ है एंड y बराबर क्या है, 0 है, y में नहीं है, पार्टिकल नीचे 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 आता हुआ y बराबर 0 पे आ गया, t बराबर 0 पे, तो t बराबर 0 रख दिया, हर जगह y की इक्वेशन है y y y y, t बराबर 0 रख देंगे तो cos 0 हो जाएगा, cos 0 का मान 1 होता है, ये नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि y तो 0 आना चाहिए, t बराबर 0 रखेंगे तो cos 0 का मान 1 होता है, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि y की वैल्यू 0 नहीं आ रही, यानी कि ऑप्शन 3 एंड 4 यहाँ से नहीं होंगे। साइन t बराबर 0 रखेंगे, साइन 0 का मान 0, t बराबर 0 रखेंगे, साइन 0 का मान 0, ये ऑप्शन 1 2 हो सकता है। लेकिन जैसे ही टाइम कुछ बढ़ेगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, यानी कि टाइम हम कुछ इंक्रीज करेंगे तो y की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव है, टाइम बढ़ाएंगे तो y की वैल्यू निगेटिव हो रही है, ऑप्शन नंबर 2 वुड बी द करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना होता है एंड लॉजिक समझ में आया हो तो देन कमेंट बॉक्स में आप लोग को एक चीज़ और बता देता हूँ। कमेंट बॉक्स में जब आप कोई कमेंट करते हैं कि यहाँ पे ये डाउट है, यहाँ पे या फिर यहाँ पे इस ट्रिक से और अच्छे से क्वेश्चन हो सकता था, या फिर आप पर्टिकुलर कोई पार्ट लोगों को बताना चाहते हैं, तो जब कोई टाइम चलता रहता है, जैसे अभी आप देख रहे हैं, अभी मान लो 15 मिनट 30 सेकंड हो रहे हैं, ये जो बात कर रहा हूँ, तो कमेंट बॉक्स में आप ऐसे लिखेंगे ना 1 5, उसके बाद ये वाला निशान यूज करके 30 लिख देंगे, तो ये टाइम हो जाएगा। उसके बाद कमेंट कुछ भी कर देंगे, तो कोई भी आदमी आके कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट पे ये 15:30 पे क्लिक करेगा तो वीडियो में इस पोजीशन पर आ जाएगा। तो अगर आप कोई क्वेश्चन चाहते हैं कि ज़्यादा लोग इस क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन नंबर 15 करके आप ये टाइमिंग मेंशन कर सकते हैं। वैसे ये तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन आपको पता है कि इतना टाइम मेरे पास नहीं होता है, बहुत काम रहता है कंटेंट बनाने के लिए। तो अगर आप चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, एंड अगर आप ऐसा करेंगे देन मेरे लिए भी हेल्पफुल होगा एंड आपके और स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल होगा। तो लॉजिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31।